नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल योगेंद्र सिंह जी। कर्नल साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, अभी आपने कुछ किताबें और लिखी हैं और अगर दर्शक देख पा रहे हों तो अगर इस बुक को हटा दूं मैं तो सेंचुरी ऑफ राज वॉल्यूम 1, सेंचुरी ऑफ राज वॉल्यूम 2 और ये दो किताबें पहले आई थी, है ना? तो सर, ये जो नई 4 वॉल्यूम आए हैं, आज इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ इनका। ये दो सेट हैं, दो वॉल्यूम के, जो 18वीं और 19वीं सदी के हरियाणा को कवर करते हैं। अच्छा जी। तो जो सेंचुरी ऑफ लोकस्ट, टिड्डी दल, पहले टिड्डी दल आते थे ना पहले, तो ये मैंने उसको 18वीं सदी को टिड्डी दल की सेंचुरी कहा। तो ये जो आक्रमणकारी आए हैं, आपने उनको टिड्डी दल माना? उनको मैंने टिड्डी दल माना है। और ये सच्ची-मुच्ची एक तरह से टिड्डी दल का ही हमला था 18वीं सदी में हरियाणा पे। चौतरफा हमला था, जिसके अंदर मराठा, सिख, रोहिल्ला, इन सब का अपना अपना उसमें योगदान रहा है। और उस दौरान अपने हरियाणा ने बहुत सफ़र किया है। उसके अलावा उस समय जो अकाल पड़े, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कई बार कि सिस्टम कितना ज़रूरी है। जब सिस्टम ख़त्म हो जाता है, जो 18वीं सदी में ख़त्म हुआ औरंगजेब की गलत पॉलिसीज़ के कारण, जब मुग़ल साम्राज्य बिखर गया, तो एक वैक्यूम बन गया था, जिसके अंदर मराठे सबसे बड़ी पावर थे इंडिया में, लेकिन वो उसकी जगह भर नहीं पाए। वो आते तो ज़रूर थे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ही आते थे, एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं आते थे, व्यवस्था कायम करने के लिए नहीं आते थे। अच्छा जी। इसी तरह सिख भी हर साल अपना नॉर्थ हरियाणा विशेषकर और दोआब, जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया, सहारनपुर से लेके मेरठ तक, इस पूरे इलाके में ये भी राखी के नाम पे और इन सब बातों के नाम पे लूट खसोट करते थे। तो यहाँ के समाज के लिए ये बड़ा ख़राब वक्त निकला है। इसलिए मैं इसको टिड्डी दल का, और ये इतिहास की किताबों से गायब है। अच्छा, इसके बारे में जिक्र नहीं होता, नहीं करते लोग, कोई जिक्र नहीं होता है। कोई तो जो नेशनलिस्ट बन के बात करते हैं, उनका तो फोकस ब्रिटिश पीरियड पे हो जाता है। जो अपने आप को सेकुलर टाइप बताते हैं, उनका फोकस मुग़ल पीरियड पे चला जाता है। और जो बीच में जो एक तरह से यूँ कहते हैं हिंदू, वो मराठा साम्राज्य के अंदर कोई कमी नहीं देखते। इसी तरह सिख अपने अंदर कोई कमी नहीं देखते। और यहाँ के बारे में किसी ने कोई लिखा ही नहीं। तो ये एक समय था जिसमें दिल्ली उजड़ी, आगरा उजड़ा, लखनऊ और हैदराबाद बसे। अच्छा जी। पूना बसा। तो ये अरे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका असर हुआ। जयपुर बसा उन दिनों में। तो ये हमारे समाज के बारे में नहीं लिखा गया था, तो वो मैंने इसमें लिखा है। इसमें एक दूसरी बड़ी घटना जिसने हरियाणा को लगभग खाली कर दिया था, वो था चालीसा का अकाल। चालीसा का अकाल, जो चालीसा मतलब 1840 में पड़ा, 1783 में पड़ा। 1783 में। तो उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों को किसी भी किस्म की जो छोटी मोटी स्पोर्ट मुग़ल समय में मिल जाती थी, या जो अंग्रेज़ों ने बाद में आके अकाल राहत कार्य के कानून बनाए, उस समय कोई सी चीज़ भी नहीं थी। लोग अपने खुद के उस पे थे। तो ख़ास तौर पे आप लोगों के जैसे, मतलब वो हिसार वाला एरिया है, उसमें तो 11 ही गांव थे जो बसे हुए रह गए थे, बाकी सारे गांव सब उजड़ गए थे जी। बाकी सारे के सारे हिसार और भटियाना यानी सिरसा वगैरह का एरिया है, उसके सारे गांव नए बसे हुए हैं। अच्छा जी। कैसे तबाह हुए? मर गए पशु आदमी सब वहाँ पे? उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, माइग्रेट हो गए, वो माइग्रेट किए। और एक तरह से ये चेन ऑफ माइग्रेशन था कि बीकानेर वगैरह से लोग उठ के इधर को आए, इधर वाले उठ के और अप नॉर्थ गए, कुछ लोग जमुना को पार भी कर गए। सर्वाइव कैसे किया जी उन लोगों ने? यही बस माइग्रेट करके? वो एक बहुत ही ख़राब समय था। आप यूँ मानिए कि
जो जनसंख्या थी उस टाइम, अंदाज़ा ये है कि जब औरंगजेब गुजरता है, यानी 18वीं सदी ख़त्म होती है, 17वीं सदी ख़त्म होती है, 18वीं शुरू होती है, तो अंदाज़न 20-25 लाख की जनसंख्या थी अपनी हरियाणा की। हाँ, पूरा जिसको आज के दिन हरियाणा दिल्ली मिला के। ये घटते घटते 1780 तक आ गई थी लगभग 10 लाख। अच्छा जी। हाँ, इतने लोग मर गए, लोग जगह छोड़ गए, मर गए। पशु तो फिर मर ही गए होंगे। पशु तो मरना ही था साथ में। उसके बाद ये अकाल आता है और इस अकाल में वो जनसंख्या और आधी हो जाती है, यानी कि 1783 के बाद यहाँ की जनसंख्या लगभग 5-1 लाख बसी थी पूरे हरियाणा की, और जिसमें से लगभग आप यूं मान लो कि हिसार, सिरसा, हमारे वाला खाली हो गया एरिया, खाली हो गया। 11 गांव उनके नाम गिन सकते हो आप जो बसे हुए रह गए थे। अच्छा। बाकी गांव सारे दोबारा बसे हैं। यहाँ पे भी तो अंग्रेज क्या कर रहे थे जी उस समय? अंग्रेज यहाँ नहीं था उस समय, वो उधर ही था। हाँ, अंग्रेज तो यहाँ पे 1803 में आता है। 3 में आता है, तब तक वो बंगाल की साइड ही थे वो। हाँ, आ गए थे यहाँ तक। अनूप शहर नाम की जगह है, अलीगढ़ से थोड़ा और आगे जाओ तो गंगा पे, वहाँ तक का एरिया उनके काबू में था। लेकिन उस समय अवध अपने आप में एक राज्य था, अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में था लेकिन अपने आप में एक राज्य था। इस एरिया में मराठा सुप्रीम थे, मराठों के अंदर सिंधिया सुप्रीम थे। इस इलाके की जिम्मेवारी उन्होंने अंग्रेजों को दिया इस क्षेत्र। हाँ, 1803 में अंग्रेजों ने सिंधिया से ही लिया ये एरिया। तो सिंधिया उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, सिंधिया ही थे। कागजों में देखो तो वो सिंधिया था। इधर वाला जो सिरसा वगैरह के बड़े इलाके पे सिखों का कब्जा हो गया था, लेकिन इस अकाल के बाद वो इसको छोड़ के वापस चले गए थे। अच्छा जी। तो ये जो है ये इसमें बीच में एक जिक्र आपने औरंगजेब का किया है सर, और औरंगजेब आज के दिन सबसे चर्चित व्यक्ति है भारत में, और उसकी तो कहते हैं कि कब्र को भी जगह नहीं है। तो आपने तो इतिहास को खूब पढ़ा है सर, किस तरह का व्यक्ति औरंगजेब था? देखो, औरंगजेब कोई भी व्यक्ति जो ज़्यादा रिजिड हो जाता है ना, और अपने जो उसके खुद के जो बिलीफ हैं, यानी आप जिसको रिलीजन कहते हो, उनको एक शासक के तौर पे ऊपर रखने लग जाता है, वो फेल होएगा। अच्छा जी। देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत समय से ये एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, अकबर ने ये बात समझी थी कि भाई यहाँ पे जो इकोनॉमिक पावर हाउस है, जहाँ से पैसा आ रहा है राज करने के लिए, चलाने के लिए, वो हिंदू है। किसान भी हिंदू है, ट्रेडर भी हिंदू है। तो इसको हम अपना काम करने दें, इसको छेड़छाड़ ना करें, इसके साथ ज़्यादा हम छेड़छाड़ ना करें। जो हिंदुओं का उस समय जो वर्ग था, जो सैन्य बल रखता था जी, उसको उसने अपने सहयोगी के तौर पे साथ ले लिया था, राजपूतों को। और उसकी नीति थी जिसको वो कहता था सुलह कुल, यानी कुल के अंदर सुलह रखो। तो आमतौर पे वो हर एक को अपना अपना स्फीयर में रहने देता था। शहर जो थे वो ज़्यादातर मुस्लिम के हाथ में थे, जो मेन पावर थी वो हमेशा मुस्लिम के हाथों में थी, अकबर के समय में भी। औरंगजेब ने इस जो ये बैलेंस अकबर ने स्थापित किया था, इसको डिस्टर्ब कर दिया। उसने जो था अपने जो धार्मिक विचार, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, जो रिलीजियस विचार थे, उनको हावी कर लिया अपने प्रशासन राजकाज व्यवस्था पे। तो उससे क्या हो गया कि राजपूत उससे हट गया। किसान जो था, जो जब तक टैक्स ठीक ठाक था, भारी तो था लेकिन फिर भी झेलने लायक था, तो किसान चुप था। अब इसके जो सैन्य अभियान हुए, उनके कारण इसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो उसके कारण इसने वो टैक्स वगैरह बढ़ाए।
उससे किसान इसके खिलाफ हो गया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, गोकुला का विद्रोह, उसके बाद औरंगजेब के खिलाफ हो गए सारे वो। राजा राम वगैरह। धार्मिक इश्यूज आने लग गए, जैसे बंदा बैरागी। तो ये जो था ना, ये इसने एक तरह से वो भेड़ों का छत्ता छेड़ दिया जो, और फिर ये जिया बहुत लंबा जिया जी, 87 साल का होके मरा। तो इसका तो बेटा भी 65 का था जब वो बादशाह बना। वो समझदार सा व्यक्ति था, लेकिन उसका तो 7 साल ही शासन चला और वो मर गया। अब उसके बाद जो आए वो, अच्छा इस दौरान ये बहुत सारे जो लोकल, औरंगजेब के बाद तो मुगल शासन खराब ही होता गया, उसके बाद अगला जो आया ना, एक था फर्रुखशियार। हाँ, फर्रुखशियार थे। वो कम से कम औरंगजेब बहादुर तो था, वो कावर्ड था। अच्छा। वो डरपोक था, और वो जैसे डरपोक लोगों की आम ये होती है, उनका व्यवहार होता है कि वो कमज़ोर को और दबाने की कोशिश करे। तो इसने और प्रॉब्लम खड़ी कर दी, और उसके बाद से तो ये ख़त्म ही हो गया। मतलब 1739 में नादिर शाह ने तो एक तरह से इनको ख़त्म कर दिया। नादिर शाह तो जुल्म ही करके गया इनके ऊपर बहुत। हाँ, नादिर शाह, इनकी तो बेटी भी ले गया था, वो क्या नाम था उनका? हाँ, नादिर शाह से भी शादी हुई है इनकी, मुगल जो प्रिंसेसेस थी। फिर अब्दाली से भी ब्याही गई है, अब्दाली के बेटे से भी। वो कौन थी को बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो कैंसर जिसके था, वो ले गया था बुढ़ापे में उनको। ये अब्दाली का, अब्दाली ले गया। हाँ, वो बड़ा एक, क्या नाम था उनका? उसका बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस थी वो। बिल्कुल, वो बेचारी, उसका ट्रेजेडी क्वीन थी वो। हाँ एक जी, तरह से आपकी एक पहली किताब में उसका जिक्र है। आलमगीर की बेटी थी वो। तो उसके बाद, सॉरी, आलमगीर से पहले वाले बादशाह की बेटी थी। तो ये उससे शादी करना, वैसे ताया लगता था इससे शादी करना चाहता, तो वो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उधर एक उस समय एक मुगलानी बेगम होती थी जो लाहौर में जो सूबेदार था उसकी विधवा थी, और उसके बाद पावरफुल हो गई थी उसकी मौत के बाद। तो वो उसका अपना एक इनसे रिवेंज लेने का एंगल था। तो उसने अब्दाली को उकसाया कि उस फलाने की लड़की, हाँ, कि वो उससे शादी आपकी होनी चाहिए। और उधर वो जो था वो भी इस चक्कर में था कि इसने मेरे को रिफ्यूज़ किया था। और उस समय इसके जो अब्दाली के प्रॉब्लम वो शुरू हो गई थी, कौन एक वो बीमारी कहते हैं ना जिसमें अंग गलने लग जाते हैं, गैंग्रीन। हाँ, गैंग्रीन टाइप। तो वो इसके हो रखी थी। अब्दाली को बीमार हो चुका था, मतलब वो बीमारी हो गई थी, इसके नाक पे दिखने लग गई थी, वो नाक गलने लग गई थी। हाँ, कुछ हिस्सा नाक का गल गया था। एक्चुअली जब शादी होती है तो उस समय इसका नाक का कुछ हिस्सा गला हुआ था। तो वो इसको ब्याह के ले जाता है, और उसी समय साथ में ही उसके बेटे का भी दूसरी राजकुमारी से शादी होती है, ऐसा। अच्छा। औरंगजेब का जब शासन था तो हरियाणा के लोग क्या करते थे जी? मतलब उससे तो कोई टकराव तो नहीं रहा हरियाणा के लोगों का? टकराव हुए ना, हुए। हाँ, गोकुला के नेतृत्व में। गोकुला तो खैर मथुरा वाली जो जिला था उसका तो ज़्यादा था। लेकिन अपना उसके बाद राजाराम के बाद अपना चूड़ामल, उसके बाद नारनौल के सतनामियों का विद्रोह। उन्होंने तो एक तरह से दिल्ली हिला दी थी। इसने, औरंगजेब ने तावीज बांटे थे कि इसके डर गया था वो ना, डर रहे थे उनसे लड़ने आने के लिए। तो ये एग्जैक्ट जगह तो मैं नहीं कह सकता, पर शायद नाहर होगी, क्योंकि दादरी और झज्जर के बीच सी में जो अंदाज़ा आता है कि उस समय वो जो मुठभेड़ हुई है वो इस इलाके में हुई है। वो नारनौल से ऊपर की तरफ आ रहे थे दिल्ली की तरफ, इसने सेना उधर भेजी। सतनामी तो एक संप्रदाय सेक्ट था। हाँ, सेक्ट। तो उसमें क्या हो गया था कि जी इनका नेतृत्व एक बुढ़िया कर रही है जिसके पास दैवीय शक्ति है, रात को जिंदा कर देती है सबको। हाँ, जो दिन में मरते हैं उनको ये रात को हाथ लगाती है और वो सारे जिंदा हो जाते हैं। तो औरंगजेब के सैनिक डर गए थे, तो उसने फिर उन्होंने तावीज़ बंटवाए। अब वो सुन्नी मुसलमान था, तो सुन्नी इन बातों में नहीं मानता, मतलब जिस तरह आर्य समाजी डर के आगे भूत नाचे जी। पर हाँ तो उसके बाद बंदा बैरागी आया, तो उसका जो मेन एरिया ऑफ एक्शन है वो तो हरियाणा था। हाँ, और कैसा कहते हैं कि बंदा बैरागी, जो बैरागी संप्रदाय है उसमें ज़्यादातर जाट समुदाय के लोग थे। उसके जो थे वैसे तो सभी से आए थे,
पर जाट सतनामियों में भी थे और बंदा बैरागी में भी थे, चूड़ामन तो था ही, तो इनमें थे सब। भाई सबसे बड़ी कम्युनिटी थी ना, तो इसके सहयोग के बगैर नहीं काम बनेगा। इनफैक्ट तैमूर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें वो भारत में आया था, उसका टोटल टाइम जो था ना जब वो अफगानिस्तान से, तैमूर इतना ही क्रूर था जैसा बताया जाता है? देखो ये सब चीजें ना बड़ा वो अपनी अपना देखने का नजरिया है। अब तैमूर का आप सेंट्रल एशिया में चले जाओ तो वो तो वहाँ का तो देवता है। बिल्कुल, उसके बुत लगे हुए हैं। अगर उसकी सैन्य सफलता देखो तो अब देखिए बगदाद, यूरोप के बॉर्डर्स, हिंदुस्तान और आखिर में चाइना की सोच रहा था वो, तो एक सैनिक कमांडर। चाइना जा नहीं पाया ना? नहीं, मर गया वो। तो पर वो जैसे हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो उसका टोटल वो कैंपेन जो था हिंदुस्तान वाला 6 महीने का था। उस 6 महीने में से जो एक्चुअल कैंपेन था जिसमें मतलब उसकी किसी ने विरोध किया है वो था 75 दिन। अच्छा जी। 180 दिन में से 75 दिन, यानी जब से वो भाटनेर, जिसको आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं, वहाँ पे पहली लड़ाई हुई थी उसकी भाटियों के साथ। उसके बाद 11 नवंबर को वो फतेहाबाद में जाटों से, और उसके बाद उसकी 15 दिसंबर को दिल्ली में लड़ाई। 26 दिसंबर को उसने दिल्ली में ये जो आसपास के गांव के लोग जाके शेल्टर लिए थे उनके ऊपर हमला कराया, उसने शहर को ख़त्म कराया। और उसके बाद वो गंगा दोआब से ये जो जाटों वाला एरिया है इसको होते हुए, और वो 15 जनवरी को पहुंच जाता है हरिद्वार। उसके बाद वो पहाड़ियों के साथ साथ निकलता है और वापस इंडस को क्रॉस कर जाता है 15 मार्च को। अच्छा जी। तो 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में उससे कोई नहीं लड़ाई लड़ता। और 25 सितंबर को जब वो आते हुए इंडस को क्रॉस करता है और 4 नवंबर तक जब वो भाटनेर में युद्ध करता है, इस दौरान भी कोई उसकी लड़ाई नहीं होती। तो उसकी जितना भी लड़ाई होती है वो इस इलाके में है, इस जाटलैंड में ही उसको चैलेंज मिला है। और उसने एक ही जो उसकी अपोजिशन है जिसका जिक्र किया वो जाट। अच्छा, उसकी खुद की तैमूर को अगर भारत में किसी ने परेशान किया तो जाटों ने किया, अगर मुकाबला किया, बिल्कुल। उसकी खुद की आत्म जो कथा है उसके अंदर उसने खुद लिखा है कि मैंने इनको बहुतों को मारा। और वो जगहें भी है फतेहाबाद, भाई आपका टोहाना कहते रोहतक में खोखर जाटों ने उनका। आरोनी, रोहतक तो आया नहीं, ये तो कहानी बना दें। पर आरोनी, उसके बाद भाई असंध, पानीपत से वो लोनी क्रॉस कर गया था जमुना, फिर वापस आके इसके दिल्ली के सामने फिर से क्रॉस करता है, दिल्ली का युद्ध होता है। तो ये आसपास के विशेष तौर पे पानीपत सोनीपत वाले जो थे गांव, ये वहाँ पे चले गए थे दिल्ली में। तो फिर शहर में 26 जनवरी को हमला करता है। दिल्ली तो बर्बाद कर दी थी। हाँ, ये लोग उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सैनिक थे उसके। ये तो अपने साथ ही लाया था सैनिकों को, या लोकल भी भर्ती की थी उसने? कोई उसने लोकल भर्ती नहीं किया। अच्छा, उसके सारे अपने वहीं से साथ आए थे, साथ ही चले गए। उसके बाद आप दोआब में है उसका, बाकी कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी और भारतीय का उससे लड़ाई होने का, कोई जिक्र नहीं है उसकी खुद की आत्मकथा में। फिर एलियट ने उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, जिसमें उसने सारे प्राइमरी सोर्सेज बताए, उसमें भी यही है। अच्छा जी। तो 18वीं सदी का अगर ओवरऑल निचोड़ देखें तो उस समय का जो सबसे अच्छा शासक किसको मानेंगे आप इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा था महादजी सिंधिया। अच्छा, हाँ, मतलब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। देखो कि आपने पूछा ना 18वीं सदी, तो 18वीं सदी में तो ऐसे ऐसे रद्दी पैदा हुई कमजोर ज्यादा हुए है ना उसमें। हाँ, जिन्हों का कोई मतलब वो क्या कहते हैं दीन धर्म था ही नहीं, इस टाइप के वो ज़्यादातर थे। तो सूरजमल ने अपने इलाके में अच्छा काम किया था। और जो आखिरी 2 दशक थे 18वीं सदी के, 1785 से लेके 94 तक का लगभग 10 साल का पीरियड, उसमें महादजी सिंधिया ने कोशिश की थी यहाँ पे व्यवस्था ठीक कर लूँ करने की। और ये सिख विख बीच में और ये मराठे बीच बीच में आते रहे।
कुछ नहीं है इनका इतिहास। सच्ची बात यह है, कहने को इनके बारे में कुछ नहीं है, ये लुटेरे थे। इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए बिल्कुल। हाँ, अपने एरिया के लिए तो भाई तैमूर का भी उन्होंने अपने एरिया में बुत लगा रखा है। तो हरियाणा का कोई राजा क्यों नहीं हुआ कि हरियाणा क्षेत्र में कोई राजा ही नहीं था कभी भी? देखो, हरियाणा की जो संस्कृति है ना, वो है जाट। कहने को आप कुछ कह लो, कुछ लोग बुरा मानते हैं इस बात से, वो बेशक बुरा मानते, लेकिन वो उस समय के समाज की अगर बात की जाए तो थे, ये डोमिनेट करते थे। भाई आज भी आप देख लो, आप जो जाटों से, जो कृषि से रिलेटेड जो भी बातें हैं इस संस्कृति से, वो निकाल दो, क्या बचेगा? बचता है नहीं कुछ। आपकी सारे के सारे जो आप चाहे शादियों का ये गोद छोड़ने वगैरह, बेसिकली जाटों का कंसेप्ट है, बाकियों के अंदर गया है। खाप पंचायत जाटों का कंसेप्ट है, बाकियों ने अपना उस हिसाब से बनाया। किसी को अपने से ऊपर ना मानना जाटों का। बाकी पूरे देश में आप देख लो, सब जगह परमानेंट ठिकानेदार थे, परमानेंट बॉस थे। बॉस का बेटा ही बॉस बनेगा। ठीक है। एक ये जगह थी जहाँ पे आपका काबिलियत पे था, चौधर किसके जाएगी, कोई वो नहीं था। तो ये जो सभ्यता है ना, इसके अंदर था विलेज रिपब्लिक और बार्टर मॉरल इकोनॉमी थी पूरे। अब आप देखो, गांधी जी एक गांव की कल्पना करते हैं, उस गांव का जो जिक्र करते हैं वो हरियाणा का गांव। वो गुजरात का गांव तो हो ही नहीं सकता। गुजरात का नहीं है, हरियाणा का है। और वो उठाते हैं चार्ल्स मेटकाफ की जो मिनट्स हैं, उनमें से उस गांव की परिभाषा चार्ल्स मेटकाफ की 1812 की। वो मेटकाफ कहते हैं कि हरियाणवी जो ये अपना एरिया है उसके लिए एक वरदान की तरह थे। चार्ल्स मेटकाफ की मिनट थी जिसमें उसने पहली बार विलेज रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया हमारे गांव को डिस्क्राइब करने के लिए, हमारे गांव का वर्णन देने के लिए। अब आप इसको जक्स्टापोजिशन कीजिए अंबेडकर के व्यू के साथ। अंबेडकर महाराष्ट्र से थे, उनका जो गांव का व्यू था वो महाराष्ट्र के गांव थे। उनके लिए गांव एक नर्क था। तो ये दो तरह के और गांधी जी ने चूंकि हरियाणा के गांव देखे थे तो उनके लिए ग्राम स्वराज्य था। उन्होंने देखे नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्होंने मेटकाफ की रिपोर्ट पढ़ ली, उसकी रिपोर्ट से उठाए थे वो कि हाँ भाई ये गांव हो तो ऐसा हो। अच्छा। इस गांव के अंदर लगभग बराबरी थी, लोगों को कोई बेगार नाम की चीज नहीं थी कि भी आप किसी से जबरदस्ती मेहनताना दिए बगैर। जबरदस्ती तो इस एरिया में कोई किसी कर ही नहीं सकता था। इससे ये जो सारे, इसका प्रधान कौन था? किसान था। किसान कौन था? जाट। नहीं तो बाकी जो जहाँ पे और जातियां डोमिनेट करती हैं वो किसान थे। वहाँ पे उन्होंने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं, तो आप कंपेयर कर लो। अगर वो उनका सिस्टम इनके सिस्टम से अलग है तो इसका मतलब ये जाटों का सिस्टम हुआ। तो अब ये बात लोगों को, देखिए राजस्थान का इतिहास राजपूतों का इतिहास है। तो इस बात को मानने में कोई हमें परेशानी नहीं। पंजाब का इतिहास बात करते हैं तो रंजीत सिंह वगैरह की बात होती है, सिख गुरुओं की बात करते हैं वो। तो ये इस बात को मानने में क्या बुराई है कि आपका यहाँ की जो संस्कृति है। पर ऐसी राजशाही कोई डेवलप नहीं हुई हरियाणा में। नहीं होगी ना, बराबरी का था, क्योंकि गांव यहाँ पे स्वराज्य थे। वही मैं बता रहा हूँ ना कि हमारी जो विशेषता है हरियाणा की, वो दो ही चीज़ हैं, विलेज रिपब्लिक और मॉरल इकोनॉमी। यानी एक रिपब्लिक था, विलेज जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, जिसके अंदर लगभग बराबरी थी। किसी के साथ दुर्व्यवहार होना इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता था, लेकिन सामाजिक तौर पे एक कलेक्टिव ऑपरेशन जो है, मतलब जो एक पॉलिसी के तौर पे ऑपरेशन है, वो नहीं था। कोई बेगार नाम की चीज़ नहीं थी। गरीब तो सारे ही गरीब थे उस टाइम, कौन में था हमारे यहाँ। इस बात पे भी अंग्रेज़ों ने एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन करी। वो आए जब, वो कहते हैं अवध में अकाल पड़ता है तो गांव भाग जाते हैं जल्दी ही, क्योंकि वहाँ पे एक अमीर है और बाकी गरीब है। तो उस अमीर के पास तो रहता है सब कुछ, बाकी लोग छोड़ जाते हैं, बाकी भाग जाते हैं। बोलते हैं हरियाणा में ऐसा नहीं है।
अगर बाकी जगहों पे भी ऐसी बात होती तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं हरियाणा में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके। तो ये चीज़ें जो हैं इस पे हमें गर्व करना चाहिए और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि ये जो था जाट प्रधान समाज था, इसलिए इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे खड़ी हुई। आप सन 47 से पहले का हरियाणा लीजिए, जाट लगभग 26%, रांगड़ लगभग 9%, मेव लगभग 4.5%, तीनों मिला के मोटे तौर पे 40% ओरिजिनल लैंड ओनर्स, ये थे ओरिजिनल लैंड ओनर। इन तीनों की, इनके रिलीजन बेशक अलग अलग हैं लेकिन इनकी रवायतें बराबर सेम, बिल्कुल। रांगड़ों की शादी में पंडित को बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि पहले तो वो हिंदू कह लो या जो भी अपना सनातन वही थे, वो कन्वर्ट हो गए थे। राजपूत कन्वर्ट हो गए थे ना, वो राजपूत मुस्लिम बने, वही रांगड़ कहलाए ना। आज के दिन अपने आप को राजपूत कहते हैं, पर कई जातियां उसमें शामिल थी जिनका कलेक्टिवली नाम रांगड़ हो जाता है। तो इन सब का आप अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कल्चर है वो सिमिलर, इनकी भाषा सिमिलर, इनके रीति रिवाज सिमिलर जी, इनका धरती के प्रति प्रेम सिमिलर। और तो ये जो संस्कृति है ये इन लोगों की संस्कृति है। सन 47 में वो 9% उधर निकल गए, तो ठीक। और 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ सर, कोई खास? 19वीं शताब्दी के दो बड़ी बातें हुई थी। एक तो हुआ था कि भाई एक नई व्यवस्था आई, जैसे हमने अभी बात की थी ना कि 18वीं सदी में व्यवस्था लगभग खत्म हो गई थी। तो अंग्रेज जब आया तो वो कोशिश करता है एक नई व्यवस्था लाने, उसमें इन चार महानुभावों का काफ़ी बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर ढंग से अच्छे थे, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोनी के बाद आर्चिबाल्ड सेटन, उसके बाद चार्ल्स मेटकाफ और विलियम फ्रेजर। तो अगर आप टॉप टू डाउन, फ्रेजर की तो हत्या हो गई थी ना, वही फ्रेजर? हाँ, फ्रेजर की हत्या हुई थी। करीम खान नाम का एक होता, उसने शमशुद्दीन, नवाब शमशुद्दीन के कहने पे मारा था। तो फ्रेजर के कैरेक्टर में कई कमियां थी। चार्ल्स मेटकाफ भी अपने ज़िंदगी के जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर थोड़ा वो भी रिजिड और ज़्यादा रिलीजियस बनने लग गया था, ज़्यादा अपना क्रिश्चियन जो उसका फेथ था उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग गया था। लेकिन आर्चिबाल्ड सेटन वंडरफुल पर्सन, मतलब इतना आइडियल काइंड ऑफ अ पर्सन। उसका परिवार आज भी इस बात के गर्व करता है कि हमने वहाँ पे अच्छा काम किया, जुल्म नहीं किया, अच्छा काम किया। वो इस बात पे आज भी होगा, और ये सच्चाई है। आर्चिबाल्ड सेटन जो था वो था जिसने, उसमें एक बहुत बड़ी डिबेट चली। जो उनका क्या था कि अंग्रेज़ों को 1757 के बाद बंगाल बिहार की दीवानी मिल गई थी। तो वहाँ पे भी सिस्टम ख़त्म हो रखा था। तो उन्होंने जो नया सिस्टम बनाया था उसमें उन्होंने जमींदार बना दिए थे, यानी कि जैसे टैगोर का परिवार जमींदारों का था, तो इनके पास 10-10, 20-20 हज़ार एकड़ मालिक यही थे। हाँ, ये मालिक थे। ये आगे कास्ट के लिए दे देते, आगे किसी को कास्ट के लिए दे, मिल्कियत इनकी थी। हरियाणा में तो कोई जमींदारा सिस्टम रहा है नहीं। वही तो मैं बता रहा हूँ ना क्या हुआ कि, तो यहाँ पे उसके कारण क्या था कि वहाँ पे जो शासक था उसका काम तो आसान हो गया, उसको तो एक आदमी से लेना है टैक्स, उसका बाकी जो काश्तकार है उनसे उसका काम। लेकिन उन काश्तकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। उनके पास तो मिल्कियत भी नहीं है उनका, तो और वो लगभग 75% जो थी वो ले जाते थे वो जमींदार। तो जब वो अंग्रेज यहाँ पे आता है तो ऑस्ट्रेलोनी उस टाइम में पहला रेजिडेंट बना, उसके बाद आर्चिबाल्ड सेटन बना, और ये चार्ल्स और फ्रेजर ये उनके नीचे असिस्टेंट रेजिडेंट थे। तो एक डिबेट चलती है, वो जो उनका हेडक्वार्टर कह लो जो कलकत्ता में था, वो कहते हैं कि जी बंगाल वाला सिस्टम वहाँ भी लागू करो। तो ये सेटन है जो कहता है ये गलत होगा, और क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली इवन मुगल,
अब आप मुगल सिस्टम में, अगर इस्लामिक सिस्टम में देखो ना, तो ज़मीन की मिल्कियत होती है बादशाह के पास। लेकिन भारत में जब अकबर के समय में उसने वो टोडरमल के थ्रू वो जो व्यवस्था खड़ी की थी, उसने इस बात को मॉडिफाई किया था। उसने ये कहा था कि भाई जब तक किसान अपनी ज़मीन जोत रहा है उसको कोई नहीं ला सकता। तो एक तरह से उसने वो मिल्कियत उनके साथ साझा करी। तो सेटन कहता है कि यार उन्होंने भी साझा करी थी, तुम कह रहे हो तुम अकेले मालिक बनोगे, तो ये तो गलत है। और यहाँ पे ये 2 मेरे असिस्टेंट हैं, चार्ल्स मेटकाफ और फ्रेजर, तुम इनसे बात करो। ये उन लोगों की भाषा भी जानते हैं जो गांव में किसान है, मतलब उनकी भाषा भी जानते हैं और हमारी भाषा भी जानते हैं। लोकल भाषा सीख गए थे वो। हाँ। तो ये फिर फ्रेजर और चार्ल्स इसके बारे में लंबी लंबी मिनट्स बनाते हैं और इनका कहना ये है कि ठीक है, मानते हैं कि सरकार के पास भी मालिकाना हक होता है, लेकिन वो मालिकाना हक होता है सिर्फ पब्लिक गुड के लिए, और वो नंबर 2 का हक है। नंबर 1 का हक होता है किसान का। और ये बात जो उनका हेडक्वार्टर है वो मान लेता है, जो बंगाल वाली व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, जिसको उन्होंने फिर नाम दिया महलवाड़ी। महलवाड़ी इसलिए कि यहाँ पे हमारे लोग जो थे, हमारे यहाँ पे प्राइवेट आइडेंटिटी थी कि ज़मीन किसकी कितनी है, लेकिन वो भाईचारे में कलेक्टिवली हुआ करती जी। और हर एक गांव से वो जो चौधरी उसने सिलेक्ट कर लिया करते, वो जाकर उन्हें टैक्स दे आया करता। तो इन्होंने कहा भाई इस व्यवस्था को चलने दो, हमने तो यह व्यवस्था समझ में आओ है, इसने हम करते रहेंगे। तो उन्होंने महलवाड़ी, यानी कि टैक्स महल पे लगेगा, महल के अंदर वो कैसे बटेगा ये उनका आपसी मामला है, उनकी पंचायत बैठ के डिसाइड कर ली। तो 1882 में फिर जाके पट्टे दिए गए, इंडिविजुअल पट्टे के, भाई धर्मेंद्र ये तेरी ज़मीन है, योगेंद्र ये तेरी ज़मीन है। वो 1882 अंग्रेजों ने शुरुआत की। हाँ, लेकिन ये एक्सेप्ट हो गया था 1820 में ही कि हाँ भाई मिल्कियत जो है वो किसान की नंबर 1 पे है। इनका अपना सिस्टम जो है ये पहले से चला आ रहा है भाईचारे वाला, तो वो चलता रहेगा। लेकिन सो दिस इज़ व्हाट, ये जो थी एक बहुत बड़ी बात है जिसका श्रेय जाता है इन चारों को। और ये हमारे को इस बात में कोई वो कोताही नहीं होनी चाहिए ये कहने में कि ये लोग हमारे लिए बहुत अच्छे थे। अंग्रेज ये चारों बहुत ही अच्छे थे, सारे अंग्रेज नहीं, कुछ खराब भी थे, इनमें भी कमियां थी, परफेक्ट कोई नहीं होता पर है। इन्होंने लोक कल्याण के बारे में सोचा, बिल्कुल किया है। ये देखो उसके स्कूल भी मेरे ख्याल से सिफारिश इनकी थी, स्कूल खुलने चाहिए मेटकाफ की। चार्ल्स मेटकाफ का तो झगड़ा होता है जब इनका गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स यहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो एक टूर पे आया था जिसमें वो हरियाणा में घूमा था। तो उसके साथ जो चल रहे थे उसके अधिकारी गण वगैरह, वो लोगों को पकड़ के और उनको सामान उठवा देते थे, लेके चलो जी वहाँ तक। तो चार्ल्स मेटकाफ शिकायत करता है, वो कहता है ये गलत बात है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये बिफर जाएंगे तो फिर संभाले नहीं। हाँ, ये तुम्हारे गुलाम नहीं है। 10 साल पहले तक तुम घबराए घूमते थे इनके सामने, तो समय बदला है तो ऐसा मत करो। वो लेटर लिखता है। अच्छा। हाँ, बड़ी बात थी वैसे अपने अधिकारी की कोई ऐसे लेटर लिखना। हाँ हाँ भाई, वो एक्चुअली वो इस एरिया की तासीर समझ गए थे कि ये लोग कैसे हैं ना, वो ना काफी घुल मिल गए थे। अब किसी अंग्रेज ने तो आपने मुझे बताया था, लिखा था कि अगर यहाँ का किसान टैक्स सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो इसका मतलब ये सच है कि टैक्स ज़्यादा है, नहीं तो ये लोग चुपचाप टैक्स देंगे। बिल्कुल, ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है कि इफ जाट फार्मर इज एग्रीएबल टू पेइंग द रेवेन्यू, दैट मीन्स द रेट इज करेक्ट। इफ ही इज ऑब्जेक्टिंग, प्लीज एक्सेप्ट इट दैट योर रेवेन्यू रेट्स आर हाई। ये है सच्चाई है। बढ़िया सर, आप पता है दर्शक आपकी बातें सुन के पूछेंगे कि तो आप कहाँ से मिलेंगे जी, कहाँ से मिलेंगे? किताब तो मिल जाएंगी, पर बड़ी अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश में है और थोड़ी महंगी भी है। महंगी तो आप क्वालिटी से समझौता नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये कलर ना तो आप ब्लैक एंड वाइट कोई पेंटिंग उसमें रखते, और देखने में इसकी कई पेंटिंग ऐसी हैं कि अगर आप उसको घर पे भी लगाओगे बड़ी करवा के, वो वहाँ भी अच्छी लगेगी।
अभी आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी अपना हरियाणा का आर्ट पे एक बुक ला रहा हूँ। पर उसको साथ में आप हिंदी में भी जरूर लाएं, कम से कम इस एक किताब मेरे से नहीं हो सकता, अगर कोई कर दे अनुवाद तो बहुत अच्छा। कर देंगे, करवा देंगे। नहीं तो मैंने अपनी भाषा है जो अपनी मातृभाषा है, और अंग्रेजी हिंदी नहीं आ रही। नहीं आती। फौज में रहे ना सर लंबे समय, तो प्रैक्टिस इंग्लिश की हुई है आपकी, हाँ है ना? तो क्या होगा आपकी नई किताब में? मेरी नई किताब है अपनी हरियाणा के लोग, जिसमें आर्टिस्ट्स का सब्जेक्ट रहे, मतलब माने हुए आर्टिस्टों ने जो यहाँ की समाज की, यहाँ की कौन से समय काल में? उसी समय काल की 18वीं 19वीं सेंचुरी। बहुत बढ़िया। इस विषय पे किताबें भी बहुत मतलब रेयर ही है ही नहीं, है ही नहीं एक्चुअली कोई नहीं है। तो मेरा एम एक्चुअली है कि ये किताबें बहुत कम बिकेंगी। मेरा एम है कि दुनिया में एक रिकॉर्ड रख दिया जाए कि भाई ये है हमारा। इसके बाद एक समय आएगा। आपसे पहले लोग लिखते भी नहीं थे हरियाणा की वार हिस्ट्री क्या है, हरियाणा की सेना कैसी होती थी, लोग कैसे लिखा भी कम ही गया है। क्या है ना, शायद लोगों की भी गलती नहीं थी। उसे एक वो होता है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो भाई पहले तो काम करके अपनी ज़रूरतें जो रोटी कपड़ा मकान वाली पूरी करनी होती हैं, वो अब तक तो हमारा समाज उनमें लगा हुआ है। अब मोबाइल पे देखते हैं जी, अब किताबें पढ़ने का वो खत्म हो गया। नहीं, अब आएगा वापस है? क्योंकि जो किताब पढ़ने में मजा है वो आप किंडल पे नहीं ले सकते। जब कोई भी साथी नया आता है तो एक सवाल यही पूछता है कि आपने सारी किताब पढ़ ली? तो सारी किताब पढ़ने के लिए नहीं होती है। नहीं, पढ़ेंगे लोग, कुछ रखने के लिए भी होती हैं। पढ़ेंगे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जरूर किताबें पढ़ेंगे। तो मेरा उम्मीद ये है कि मैं उस पीढ़ी के देख के किताबें लिख रहा हूँ, इस पीढ़ी को देख के नहीं लिख रहा हूँ। नहीं, आपकी इन पे किताबों पे तो मेरा योजना भी है, मैं इनको पढ़ के इन पे बहुत अच्छे एपिसोड निकल सकते हैं। हाँ, मतलब जो पढ़ नहीं पा रहा वो देख ले कम से कम कि हरियाणा कैसा था। निकालो, लेकिन मेरा जो फोकस है वो आने वाली पीढ़ी है, ये वाली पीढ़ी नहीं है। हाँ। दोस्तों, ये थे कर्नल योगेंद्र सिंह जी। मैं इनका मोबाइल नंबर भी दे दूंगा आपको, पर ये किताबें अंग्रेजी में हैं इनकी, तो जो साथी अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं वो इनसे मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं, 2 मैंने पढ़ी हैं, 4 अभी पढ़ूंगा। लेकिन कर्नल योगेंद्र सिंह जी हरियाणा के इकलौते उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने हरियाणा की हिस्ट्री पर काम किया है, और लोकल जो हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं, तो ये उनको बारे में बताते रहते हैं। कर्नल साहब, आप आए, आपका शुक्रिया। आप हमेशा ही जब भी आते हैं बहुत ही ऊर्जा देके जाते हैं मुझे। शुक्रिया, नमस्कार।